चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। जी ज्यादा स्टूडेंट मिलते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट मिलते हैं। लड़कियों से भरा रहता है। लड़का लड़कियां दोनों स्टूडेंट रहते हैं, पूरा भरा रहता है। कितने लोग रहते होंगे इस इलाके में? अरे सर पूरा मतलब लाज ही लाज तो है चारों तरफ। लाख संख्या यहाँ पे है। यहाँ पे 10-20 हज़ार नहीं है, लाखों। पूरा उत्तर प्रदेश का हर प्रतिनिधि कह सकते हैं, हर जिले का प्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध है। अगर सलोरी को कहा जाए कि मिनी उत्तर प्रदेश या मिनी मुखर्जी नगर, तो कोई कम नहीं कहा जा सकता है। ये सलोरी, छोटा बगाड़ा, ये सब सलोरी अपने आप में पर्याप्त है, बघाड़ा को भी कवर कर लेगा सलोरी। ये स्थिति है। आप जिस जगह जिस तिराहे पे खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐतिहासिक यहाँ पे हर गली हर मोहल्ले में 10-20 लॉज तो पड़े हुए हैं, जिसमें कम से कम 50 बच्चे रह भी रहे हैं। हर लॉज कौन चलाता है यहाँ पे? यहाँ के लोकल जो हैं, कुछ लोग आ गए यहाँ, पढ़े लिखे, नौकरी पाए तो यहीं पे उन्होंने लॉज बना लिया। कुछ उससे कमाई भी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आकर यहाँ पढ़ने आए, लिखने आए, नौकरी मिली नहीं तो इधर उधर के काम दाम से अपना जमीन लिया और अब यहाँ पे रह करके अपना मकान मालिक बन के बैठे हुए हैं। मतलब मकान मालिक केवल यहाँ के लोकल ही नहीं है, यहाँ के जो लोग तैयारी करने आए से भी आकर लोग यहाँ बहुत लोग हैं भैया टेम्पो वाले जाने। जैसे अब यहाँ पे बहुत दिनों से आप दुर्गेश जी हैं, यूनिवर्सिटी से रहे हैं, सूरज जी हैं, वो लगातार मेंस देते रहे हैं। आप वकील साहब हो गए तो आने वाले समय में प्रैक्टिस करेंगे। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी यहाँ हैं तो अभी ये पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो भविष्य में सब जब पैसा कमाएंगे तो ये सब भी मकान मालिक बन जाएंगे। आप भी लोकल यहाँ पे हैं, आप अंडे की दुकान चलाते हैं और बेहतरीन दुकान चलाते हैं। जी ऐसे तैयारी करेंगे, भविष्य में मकान मालिक बन जाएंगे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है कि जो बाहर से आए हों, यहाँ मकान मालिक बने हों। बाकी यहाँ के जो स्थानीय है वही लैंडलॉर्ड है यहाँ के जो है, और वही किराए पे चला रहे हैं अपना। जी तो अगर आप ये बातचीत से डिकोड न कर पाए हो तो हम लोग प्रयागराज में हैं, जिसको कालांतर में इलाहाबाद कहा जाता था, और लोग अभी भी कई बार भूल से, मैं भी कह ही देता हूँ क्योंकि इलाका भी ये रहा है, इलाहाबाद मुँह से निकल जाता है, तो वहाँ पर करेक्शन करने के लिए कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। इतना लिबरल होना चाहिए कि लोग भूल से गलत नाम निकाल दें मुँह से। तो प्रयागराज का सलोरी इलाका है। हम लोग जब पूरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं, लल्लन टॉप की टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि युवा बार बार रोज़गार के मुद्दे उठा रहे हैं। आप लोग ऐसे थोड़ा सा किनारे आ जाइए ना, इधर आ जाइए तो ये जगह खाली हो जाएगी ना। बार बार रोज़गार के मुद्दे उठा रहे हैं, बार बार पेपर लीक के मुद्दे उठा रहे हैं। पेपर लीक क्या, कैसा, कितना, वो सब की कहानी आपको तमाम वीडियोज़ में मिल ही जाएगी। लेकिन प्रयागराज में पढ़ाई करने वाले, तैयारी करने वाले ये लड़के केवल प्रयागराज के नहीं हैं, ये प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों से आते हैं, और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, और उनके जो सोचने समझने का, लोकतंत्र को डिकोड करने का जो तरीका है, वो कहा जाता है कि तमाम युवाओं से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बगल में है और तमाम हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, तो अलग कल्चर थोड़ा सा है। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सही है, बिल्कुल सही है। जी ये कहा जाता है कि नहीं, लड़के यहाँ अलग सोचते हैं थोड़ा सा। जी अलग सोचते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा प्रयागराज एक पूर्वांचल का हब है। तकरीबन 30 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जाना जाता है। जैसे दिल्ली, कोटा, पटना मशहूर है पूरे भारत में, और यूपी में माना जाए तो लखनऊ, बनारस, कानपुर, प्रयागराज है। लेकिन प्रयागराज एक शिक्षा का हब है जो है, यहाँ 30 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और तमाम मुद्दाओं पर सोचते हैं जो है देश के विकास को कैसे गति मिलेगा। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को या सरकार को जो है कृषि पर ही सोचना चाहिए। फिर उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पर, क्योंकि जिस देश की शिक्षा जितनी मजबूत रहेगी, शिक्षा वो नींव है, किसी मकान का नींव है, जो जिसे बिना नींव के, बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती, वैसे बिना शिक्षा के किसी देश का विकास जो है, सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है बिना शिक्षा के। और पहला चीज़ स्वास्थ्य है, उसके बाद शिक्षा है। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो शिक्षा पे आदमी काम करेगा। मेरा नाम अमित यादव है, मैं ऐतिहासिक धरती आजमगढ़ से हूँ। ऐतिहासिक धरती जी ठीक भाई, मान लिया। मेरे लिए अमित ही बहुत था। और आपने जो निबंध सुनाया है इसके पहले ना, आजकल अदालतें भी निबंध लिखवाती हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अभी एक लड़का छूटा है निबंध पे। जी ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े अपराध में एक व्यक्ति से केवल निबंध लिखवा करके उसको छोड़ दिया जाता है। ये हमारे संविधान पर, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो न्याय है सर, इसकी आलोचना होना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने 17 साल की लड़की जो अभी अंडर एज है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो व्यक्ति रात भर शराब पीता है, उसको एक गाड़ी दे दिया जाता है जिसका चालान भी 18 साल के नीचे नहीं बनता, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता है, उसको गाड़ी दिया जाता है और कई लोगों को कुचल के चला दिया जाता है। और फिर बाद में वो क्या, न्यायालय क्या बोलता है, आप एक निबंध लिख दो। यानी कि हमारे देश में अब ये सिस्टम आगे आने वाला न्यायालय बना रहा है कि आप कोई भी अपराध करो, कोई निबंध लिख दो, कोई कविता सुना दो, कोई पोएम सुना दो, कोई शायरी मार दो और आप छूट जाओ।
शराब पीते पीते निबंध भी लिखते रहना चाहिए। न्यायालय तो यही कह रहा है सर, न्यायालय शराब पीते पीते आदमी निबंध लिखे, क्या पता चढ़ जाए तो निबंध पेश कर दे सामने। बिल्कुल न्यायालय क्या ही कहना है सर, न्यायालय तो यही उदाहरण पेश कर रहा है ना। तो ये देश का दुर्भाग्य है और इस पर विचार करना चाहिए नेताओं को भी। ऐसे में क्या सजा होनी चाहिए उसको, क्या सजा होनी चाहिए? जो संविधान में निर्मित है सर, और जो माइनर है ना, वो भी तो माइनर है ना टेक्निकली सर, लेकिन उसके जो गार्जियन है जिन्होंने उसको छूट दिया, गाड़ी दी, उन पर तो कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कार हैं वो परिवार से मिले थे। परिवार, वो जो बाप है वो छुड़ाने जा रहा है उसको, किस मुंह से जा रहा है? क्या जिसके घर के लोग ख़त्म हो गए वो किसी घर के दुलारे नहीं थे या दुलारी नहीं थी? जिस लड़की की ऑन द स्पॉट हो गया, मृत्यु हो गई, क्या वो किसी घर की लड़की नहीं थी? क्या वो भी किसी घर की जिम्मेदारी रही होगी? हो सकता है वो सबसे बड़ी लड़की रही हो जो अपने परिवार का पालन पोषण करने जा रही हो, उसका तो घर उजड़ गया। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो गार्जियन उनके हैं जिन्होंने उनको वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी, शराब पीने के पैसे दे दिए, इतने पैसे कहाँ से आ गए? पैसे दिए गए तभी तो आए। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि उसने क्या उदाहरण देश के सामने पेश कर रही है। बचाने पैसे वाला है तो बचाने पे पीछे लोग भी होंगे। हाँ सर, अरबपति बाप का बेटा था, 600 करोड़ अप्रोक्सीमेटली उसके पिता का नेटवर्थ है, बहुत बड़ा बिल्डर थे। विशाल वर्मा, नहीं विशाल अग्रवाल, हाँ शायद लड़के का नाम वेदांत अग्रवाल था। 48,000 रुपया वो खर्च किया था सब पीने होने पे। तो 1 घंटे में कुछ 48,000 का बिल फाड़ा था, ऐसा ही कुछ हुआ था ना सर, 48,000 रुपए का वो पिए थे सब। ऐसा ही कुछ था, हमको ध्यान नहीं है। अब सबको पता है सलमान खान जैसे बच सकते हैं, तमाम बड़े स्टार बच सकते हैं, हिट एंड रन के मामलों में तमाम बड़े स्टार बच सकते हैं, हिरन के मामले में बच सकते हैं। तो उनको पता लगता है हम करोड़पति के बाप के औलाद हैं तो हम तो बच ही जाएंगे, क्योंकि जब न्यायालय को पैसे के सौदे से मतलब कि खरीदा और बेचा जा सकता है और न्यायालय इस बात को जानता है कि भाई ये बड़े आदमी का इसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, तो हर आम आदमी सोचेगा पैसा किसी तरह कमाओ। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले क्या बेचा गया? दारू सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रेवेन्यू आता है। सरकार बोलता है कि रेवेन्यू एक तरफ हम लोग खर्च करते हैं कि इसको नहीं पीना चाहिए, ये वैध नहीं है, दूसरी तरफ हम खर्च करते हैं कि नहीं इसको खूब बिकना चाहिए जिससे हमें खूब रेवेन्यू मिले। मतलब एक तरफ से आदमी को बर्बाद भी करना है, नीति है, मतलब बर्बाद भी करेंगे। यहाँ पे लाखों लाख बच्चे, अभी दारू की दुकान आगे एक और खोली है, आप समझिए यहाँ कोचिंग खोल के बताना हो, पता करने के लिए तमाम बोर्ड लगाए जाते हैं। दारू की दुकान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे ईश्वर डिग्री कॉलेज के सामने अंदर गली में खुला हुआ है। मेडिकल कॉलेज, यहाँ का बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने खुले हुए हैं। यहाँ अभी देखिए दारू की दुकान खोलना मैं गलत नहीं मानता, जब लोग ही पियेंगे, लोग ही तो जा रहे हैं आसपास, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पीने के बाद पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो क्या है, इतना पिला दो मस्त रहें सब, बात ही न पूछ पाए, सच बोलने ना पाए। ऐसा थोड़े होता है मालिक। अरे भाई पी रहे हैं लोग, ऐसे हैं, रात को पी के मस्त है, कल वोट होना है, पता कर लीजिए कितने दारू बिक रही है, कितने दारू जा रही है, कितने लोग पकड़े। वोट के पहले भी हम कहना नहीं चाहिए, वोट के पहले दारू बिकने का तो हम नहीं सुने हैं, लेकिन वोट के पहले दारू बटने का तो हम सुने हैं। बिकेगा तो भी बैठेगा ना, आया तो पहले से है ना, माल तो पहले से स्टॉक में रखा गया है और ढंग से रखा जा रहा है। तो इसलिए पैसे कमाओ और लाज पे 2-4 लड़के ऐसे मिल जाते हैं जो सिगरेट और हैं। नहीं, हम नहीं पीते हैं, हम तो कभी हाथ भी नहीं लगाए हैं। मतलब लाज पे ऐसे 2-4 लड़के हैं जो मतलब हम लोग देखते रहते हैं। लाज में कौन रहता है? कौन रहता है इनके साथ लाज में? किसी से पूछ लीजिए सर, हर लाज पे मतलब होंगे लड़के ऐसे, 1-2 लड़के सर। कि हर लाज पे कोई दारू शराब पी रहा है, हो सकता है कि इतने सारे लाज हैं और एक आध लाज में जो छात्र जीवन है वो पी रहा हो। बाकी अब कौन पी रहा है, कौन कैसे पी रहा है, जो अपने रूम से लाइब्रेरी से रूम पे जा रहा है, वो इसकी रिसर्च नहीं कर पा रहे कि कौन दारू पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है। इतने सारे लॉज हैं, अनगिनत लॉज हैं। दारू पीने से किसी को थोड़ी जज किया जा सकता है, दारू पीता है वही, दारू पीने से किसी को थोड़ी जज किया जा सकता है कैसा इंसान, पढ़ता भी हो सकता है, पढ़ता भी हो, अच्छी पढ़ाई करता हो। बहुत लोग होते हैं दारू सिगरेट सब पीते हैं और पढ़ने में अव्वल रहते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं। और हो सकता है न पढ़ पीने वाला हो, एकदम पढ़ने पे सड्डी हो जाते हैं, नौकरी भी लेकर चले जाते हैं, बहुत होते हैं, ऐसा बात नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी में, हम लोग समझते हैं कि ये सब नथिंग, ये मुद्दा हमारा नहीं है, लेकिन क्यों शुरू किया दारू का मुद्दा यहाँ बिकता है मालिक। अरे भाई बिक रहा है ना, क्यों बिक रहा है? मैं कह रहा हूँ कि रेवेन्यू के तौर पे इतने बच्चे, हिट एंड रन के मामले में आपने बोला दारू पी कर बच्चे चला रहे हैं, उसमें किसी की मौत हो, वो मुद्दा हमारा क्यों आ रहा है? क्योंकि पीने के बाद नशे में व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो क्यों चला रहा है? यहाँ चेकिंग क्यों नहीं प्रॉपरली होती है? तमाम बच्चे हैं, तमाम लोग यहाँ पे सब लोकल हैं, सब जान रहे हैं इस बात को। हम कहाँ शुरू किए भैया शुरू कर दिया कि बिक रही है, भैया बोल दिया कि लाज में पी रहे हैं, भैया खंडन कर दिया कि लाज में नहीं पी रहे हैं, ये भैया बोल दिया कि पीना बुरी बात नहीं है। अरे भैया हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या कर रहे हो? मुद्दा हमारा जो है बेरोजगारी है, हम लोग का हम कह रहे हैं पीना मतलब बुरी बात वाली बात नहीं कह रहे, हम किसी को जज नहीं कह रहे कि पीने वाला लड़का खराब हो सकता है, वही बात।
वही चीज। करने पर रोक लगा देनी चाहिए। पहले जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसको बंद कर देनी चाहिए। जैसे पॉलीथीन जो है आज लोग जो है यूज कर रहे हैं उसको कंपनी को बंद कर देना चाहिए। जब वहाँ केंद्र से ही नहीं बनेगा, चाहे पॉलीथीन हो चाहे शराब हो, तो कहाँ से वितरण होगा? लोगों पर वहाँ से अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे आज देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पलायन है। और आज अगर आप चले जाएंगे किसी थाने में FIR लिखने को वहाँ पर तैयार नहीं है। एक सेकंड आप बोल रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये मुद्दा है, फिर बोल रहे हैं आज जैसे आप चले जाएंगे थाने में उसमें भ्रष्टाचार ही है ना, वो भ्रष्टाचार ही है। हाँ, भ्रष्टाचार है। वो लोग लिखने को तैयार नहीं है। आज रक्षक बने हैं वो भक्षक बन गए। ये 100 नंबर देखिए, रक्षा करने के लिए ना कितने लोग को पुलिस कस्टडी में, और 100 नंबर कितने लोग की जान ले लिए हैं। हम आंखों से देखे हैं। ये क्या देखें आंख से? मतलब कि वो लोग आए हैं, मतलब इतना रिश्वत लेते हैं, आप पूछिए मत। कहाँ देखे, कहाँ पे? हर जगह देख रहे हैं। ये हमारी आपकी नहीं, पूरे देश का मामला है ये। आपने कहा आप हम अपने आंखों से देखें। आप देखे हैं? कहाँ पे, किस थाने में? अरे हमारे थाने में। कौन सा थाना? हमारा पवई थाना है। कहाँ पे पड़ता है ये? विधानसभा 349 फूलपुर, पवई लोकसभा 68, लालगंज, आजमगढ़ के जिले में पड़ता है जी। और नाम क्या है थानेदार का नाम? अरे थानेदार बदलते रहते हैं भाई। हमारा आपका मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। सुनिए, ये देखिए, पूरा दाल ही काला है। एक दाल नहीं काला, पूरा दाल ही काला। किसको कहेंगे? पूरा सिस्टम फेल है जो है। किस साल की बात है ये साल की बात नहीं, अभी भी बहुत, अभी भी ये चल रहा है साथ में। उस समय थानेदार कौन था? अरे इतना नहीं याद है, लेकिन थानेदार तो कोई था जो है, हमेशा ये बात आता रहता है। और देखिए आज पेपर लीक हो रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, सरकार जो है कमा रहे हैं। तेजी से भाई साहब थाने से पेपर पे आए हैं। मुद्दा वो भी जरूरी है, मैं नहीं कह रहा मुद्दा गैर जरूरी है, लेकिन पेपर उस पे बात कीजिए ना। आप यहाँ स्टूडेंट हैं आप, तो उसके जो बेरोजगारी आपका मुद्दा उस पे बात कीजिए। वैसे तो बहुत सारी महंगाई, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं आपके लिए। नहीं, लेकिन अभी 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 क्या इम्पोर्टेंट है? अभी जिस उद्देश्य के लिए हम लोग भेजे गए हैं घर से, जिस उद्देश्य के लिए पिताजी हमारे काम करते हैं, हमको यहाँ पढ़ा रहे हैं, और हम अगर उस मुद्दे पर ध्यान न देकर दारू, ग्लोबल वार्मिंग, 100 नंबर में क्या कमियां हैं, कौन सा नेता भ्रष्ट है, किसके यहाँ ईडी CBI चली गई, इस मुद्दे पर बात करें तो उसका कोई विशेष मतलब निकलने वाला है नहीं। लोग स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं कि हम लोग के लिए ये मुद्दा ज्यादा जरूरी है। बड़ा मुद्दा यही है ना, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा, ना नेता बात कर रहे हैं, ना बच्चे बात कर रहे हैं, ना कोई सॉल्व कर रहा है इस पे। इतनी सारी वैकेंसी आ रही, पुलिस वाला भी आया था, पेपर लीक हो गया उसमें। मैं एक बात से एग्री नहीं करूंगा। आपने 2-3 बातें बोली एक साथ, लेकिन मैं एक बात से नहीं एग्री करूंगा कि स्टूडेंट बात नहीं कर रहे हैं। मैं अभी लगभग आखिरी फेज का चुनाव होने वाला है, कल 6वें का है, 6-7 दिन बाद 7वें का है। नहीं सर, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं ललन टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे हटा दीजिए, ललन टॉप को हटा दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि देश का यूथ इतना तो सजग है कि वो बेरोजगारी पे खुल के बोल रहा है। नेशनल मीडिया पे दिखाया नहीं जा रहा है। कोई भी बेरोजगारी का मुद्दा हो उसको कॉन्फिडेंसली दिखाया नहीं जा रहा है, किसी अदर न्यूज के माध्यम से ललन टॉप से दिखाया जाता है। हम लोग की कोशिश रहती है कि भाई मतलब युवाओं के मुद्दे, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा भरोसा देखिए बच्चों में देख लीजिए आप। ललन टॉप की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। हम आपके मुद्दे समझने आए हैं, वो उस पे हम थोड़ा ज्यादा केंद्रित रहेंगे। जी तो सर, आप पूछिए। नहीं, बात आप कह रहे थे कि बेरोजगारी मुद्दा है, उस पे बात होनी चाहिए, आप ये बोल रहे थे। हाँ, अब दिक्कत की बात ये सर कि हम 2019 में आए थे यहाँ। हमको एक लाइन में गिनाइए कि कितने पेपर लीक हुए हैं अभी तक। सर अभी तक मेरे जान पहचान में सर लीक ईयर चल रहा है। लीक ईयर चल रहा है सर, 2024 लीक ईयर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। नीट का पेपर हो, IIT JEE का पेपर हो। यार नीट के पेपर में तो लोग बोल रहे हैं कि लीक नहीं हुआ, वो तो मान नहीं। बोल तो आरओ को पेपर भी रहते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस नहीं निकाला है कि आरओ का पेपर लीक हुआ था। सरकार के स्तर पे, शासन के स्तर पे ये बात बताई गई है कि इसको निरस्त किया जाता है। अभी भी आयोग मानने को तैयार नहीं है, अभी कोई नोटिस नहीं, एग्जाम डेट नहीं है। और ये नीट का पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ जी, मतलब पिटीशन फाइल की है जी। अभी मतलब पेपर लीक के मामले में सबसे बड़ा घोटाला हाई कोर्ट में होता है सर, क्योंकि जो हाई कोर्ट के पेपर है उसमें ना तो NTA एग्जाम कराता है, और हमको लगता है और जो संस्थाएं वो तो ठीक हैं, लेकिन NTA तो अपने बारे में कुछ डिस्क्लोज ही नहीं करता है। NTA कहता है कि जो है नीट का तो मैंने वो नीट के बारे में, NTA का तो मैंने वो देखा था एक तो कि उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं है ना, उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी। मैं गलत बोल रहा हूँ? ऑफिशियल उन्होंने यही कहा था। ऑफिशियली उन्होंने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ। हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला ताकि हम कह सकें मामला गया पेपर है। लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मामला गया है। 2 साल पहले हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें हाई कोर्ट RO हुआ था। उसमें जो है किसी के नंबर कम है, किसी के ज़्यादा है, क्या पता कौन सा फार्मूला है उनका, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है। और यही नहीं, अभी तक जितने हाई कोर्ट के एग्जाम हुए हैं RO वो एकदम, अगर सबसे ज़्यादा हम कहें कि खराब एग्जाम हो रहे हैं, अपारदर्शी, तो हाई कोर्ट के एग्जाम हो रहे हैं सर। ये दूसरी चीज़, हमारी जो संस्थाएं हैं वो, अच्छा ये बताइए सर, आप ये बताइए बाइक किसकी दुन्नो? अरे दुन्नो बाइक को आगे कर लो भैया।
आधा झगड़ा हम खेल लिए, आधा झगड़ा भाई खेल ले। सर ये बताइएगा कि क्या कहते हैं बोर्ड बने हुए हैं, क्या बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं कि साल भर में 10,000 60,000 पुलिस वैकेंसी आ रही 6 साल में आप दे रहे हैं, क्या 10,000 हर साल दे के हमको एक एग्जाम पे लगा नहीं सकते हैं कि एक एग्जाम की तैयारी करें हम 6 साल तक? आप जो है 90,000 70,000 टीचर वैकेंसी दे रहे हैं, आप 9 साल में 10,000 करके दीजिए। कोई लड़का 50 तैयारी क्यों करे? केवल एक एग्जाम की तैयारी 8 साल 10 साल न करे? ये लोग या किसी भी परीक्षा का कोई भी हो शेड्यूल एक हर साल 5,000 चाहे 10,000 दें, पेपर कराएं तो बच्चे उसी चीज़ की तैयारी करें ना। अभी बच्चे आ रहे हैं SSC की तैयारी करने, तब तक पुलिस का फॉर्म आ जा रहा है, पुलिस में वो फॉर्म भरने लग रहा है। अभी फिर टीचर का फॉर्म आ जा रहा है, टीचर का फॉर्म भरने लग रहा है। SSC GD का उम्र है तो SSC GD का टीचर का जब से योगी सरकार 2017 से बनी, आज 2024 लगा है, पिछले 7 सालों में कोई प्राथमिक भर्ती नहीं आई। इसके अलावा चयन बोर्ड का एग्जाम 2021 में होने के बाद हम लोग फार्म भरे, 3 साल होने वाले हैं, आज तक यूपी सरकार एग्जाम TGT का नहीं करवा पाई है। यहाँ तक कि 2 सालों से चयन बोर्ड स्थगित चल रहा है। चयन बोर्ड को जी एक चीज बताइए आप लोग, मतलब मैं ये समझ गया आप लोगों की बात समझ के, कि आप लोग सुन के कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है और भर्ती नहीं आ रही है, सरकारी नौकरी की दिक्कत है। अब मैं इस पे ना एक क्लेम रखता हूँ जो हम लोग सुनते हैं फील्ड में, ठीक है, लोग बोलते हैं कि यार सबको सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी, सरकारी नौकरी क्यों दी जाए, सबको कैसे दी जाएगी। लोग बोलते हैं कि नौकरी और रोजगार में जो फर्क होता है ना, वो सामने रखते हैं कि भैया तुम स्किल ट्रेनिंग करो, अपना रोजगार शुरू करो, ये है वो है, इस तरह के की बातें कही जाती हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस पे कि सरकारी नौकरी? देखिए सर, जब BA की पढ़ाई करवाते हैं, जो स्किल की बात होती है, तो ये प्राइमरी स्कूलों की क्या स्थिति है पता है। प्राइमरी, जूनियर, फिर इंटर में जो पढ़ाया जाता है बच्चा वही तो सीखेगा। बाद में उसको BA करवा दिए, BA में हिस्ट्री में मुगल की हिस्ट्री पढ़ा दिए, मुगल की हिस्ट्री पढ़ा करके क्या इंजीनियर बनेगा? कहा भाई लोग, क्या वो मेडिकल की पढ़ाई कर पाएगा? अगर उसको BA पढ़ा दिए, BA की डिग्री ही ख़त्म कर दो। अगर BA वालों को रोज़गार नहीं देना है, उनको स्किल डेवलपमेंट उनका करना है, तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू से कीजिए। बचपन प्राइमरी लेवल में क्या पढ़ाई हो रहा है, जूनियर में क्या पढ़ाई हो रहा है, एकदम शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पहले से ध्वस्त है, वो और बदतर होती जा रही है। आजकल प्राइमरी में बच्चे भी नहीं जा रहे, अब एकदम नहीं जा रहे। तो जो BA पढ़ाएंगे, BCom पढ़ाएंगे, तो वो का जो इंजीनियर नहीं बनेंगे, वो डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं, वो नासा में और इसरो में जा करके रोजगार नहीं पाएंगे और ना अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उनको चाहिए कि मोदी जी मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि स्वतः रोजगार पाना है तो आप पकौड़ों की दुकान लगाइए, तो फिर पढ़ाई में तो पकौड़े कभी सिखाए नहीं जाते बनाने, फिर तो किचन में ही लग जाए सीधे सीधे, पढ़ाई की तो कोई मतलब ही नहीं है। और जैसे आप स्किल वाली बात कर रहे हैं, इसमें सुरक्षा नहीं है। अगर कोई भी जो है, मान लीजिए हम अपना क्या शुरू करते हैं, कुछ 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो है चलाते हैं, उसके बाद अगर हाथ से जो वो भी निकल गया, यहाँ हाथ से पढ़ाई भी निकल गई और वहाँ पे भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए सरकार ने क्या किया, केवल कहती है कि आप जो है रोजगार चालू कीजिए, ये सरकार कहती है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा क्या दिया हमको उसने? क्या आप जो है आपको शुरू कीजिए, आप 1 साल 2 साल 3 साल आपको जो है हम सपोर्ट करेंगे, आप लीजिए। आपको कोई जो है नौकरी पर रखता है, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में ही आपको जो है 15,000 रुपये ही आपको कोई निकाल नहीं सकता। निकालने से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा, उसके बाद आपको निकाला जा सकता है। क्या जो है हम आपके यहाँ नौकरी कर ले रहे हैं, आपका मन हुआ आपने रखा है, आपका मन हुआ आपने निकाल दिया हमको? केवल सरकार ऐसी है जो हमको जो है नहीं निकाल सकती। जॉब सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी सबसे। और दूसरी बात जो है, हमको जो है जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमको सहायता नहीं चाहिए। जैसे और सरकारें आई 1,000 रुपये भत्ता दिए, 1,000 रुपये हमको होना क्या है? आप हमको जो है साल भर की सिक्योरिटी दे दो, हमको अपने यहाँ नौकरी पर रखो, उसके बाद कहते हो साल भर में तुमको जो है आप सही काम कीजिए। अगर निकालना भी होगा तो मैं लिखित नोटिस दूंगा कि 3 महीने पहले कि ये रीजन है, इस वजह से निकाल रहा हूँ। उसको जो है सिक्योरिटी कितने लोग को दे सकते, तैयारी करने वाले बहुत लोग हैं ना, सरकार की मजबूरी है थोड़ी सी, और बाकी सरकारें भी चाहती हैं कि बच्चे आकर इस व्यवस्था में फंसें। क्योंकि आप इलाहाबाद में देख लीजिए, अगर कोई मान लीजिए दीपावली हुआ नहीं होली हुआ, तो यहाँ के जब बच्चे चले जाते हैं, यहाँ एक दुकान नहीं खुलती, यहाँ के रहने वाले लोग मतलब जान ले कि बिल्कुल पंगु हो जाते हैं। क्योंकि इतने सब जितने भी लोग हैं, छोटा छोटा घर है, लॉकडाउन में दिखा था, क्योंकि सब्जी वाले रूम आज जिसका 100 स्क्वायर फुट भी जमीन है, वो 2-4 मंजिला बनवा के बच्चों को रूम रेंट पर दे दिया है। और यार एक पोस्ट आती तो एक पोस्ट पे कम से कम 100 अप्लाई करने वाले होते हैं। वही दिक्कत है ना सर, हम लोग की समाज की दिक्कत है सर, कि हम लोग की मानसिकता भी पोस्ट आई है CHSL में और 34 लाख फॉर्म पड़ा है। बताइए सर, एक लाइन हम और कहना चाहेंगे, ये जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब चीज़ें, ये कहीं न कहीं सरकार की मंशा है। अगर 10,000 2,000 1,000 सीटें एक बार आएँ, 10,000 दरोगा आई है, अगर 10,000 दरोगा आई तो अच्छे रसूखदार लोग जो है लग गए हैं। लेकिन अगर 2,000 सीटें 5 बार आई होती तो हो सकता है जो योग्य लड़का भी हो जाता, जो रसूखदार हैं चलिए वो भी हो जाते। लेकिन एक बार आई है, हाथ से मौका निकल गया। अब कब आएगी, क्या इस जन्म में आएगी कि नहीं आएगी, मतलब जो आपका एज क्राइटेरिया इसमें आएगी कि नहीं आएगी, कोई पता नहीं है। इस वजह से मेरा ये मानना है कि अगर आपने
2019 के बाद पुलिस की वैकेंसी 2023 में आई। एज इशू तो है, 5 साल का जो गैप है, उसके बाद आंदोलन के बाद रिलैक्सेशन मिला, एज रिलैक्सेशन मिला, तो उसके बाद एज रिलैक्सेशन का सबसे बड़ी बात है ना भैया, एज आपका एज निकल गई, उस एज में आप आए हैं पेपर देने, या आप प्रॉपरली पुलिस का पेपर देने ही आए हैं, तो आप उस समय की एज आपकी निकल जाएगी, तो आप बाद में उस चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते ना। देखिए एक बात हम बता, हम कह रहे थे राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि हम आएंगे सरकार में तो 30 लाख रोजगार तुरंत भर देंगे खटाखट, लेकिन ये उनका खटाखट लेकिन ये उनका चुनावी जुमला है। राहुल गांधी की बातों पे बिल्कुल मत आइएगा, जैसे आज तक नहीं एक मिनट, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। जैसे खटाखट की बात की है, मोदी जी उसको लोग लिए और उसको खटाखट दूसरे रूप में बोलिए। देखिए लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अगर आप कहिए तो हम चुप हो जाए। अरे बोलिए। देखिए आप लोग नाराज मत होइए भाई, दबाइए मत। कोई नाराज नहीं हो रहा है आपसे। हाँ बस रखिए आप। अरे बोलिए मालिक। तो वही मैं कह रहा था कि राहुल गांधी जो अभी जुमलाबाजी कर रहे हैं कि आप 30 लाख रोजगार आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, उनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत रखिएगा। 70 साल तक कांग्रेस रही, आज तक किसी ने नौकरी क्यों नहीं पाई? देखिए नौकरी आज भी मिल रही है, नौकरी आज भी मिल रही है। जरूरी नहीं कि 1 करोड़ पद है तो सबको 140 करोड़ आबादी है, तो क्या जरूरी है सबको एक मिल जाएगी नौकरी? स्किल देखिए, जाने दो आप लोग मत बोलिए। स्किल इंडिया के तहत तमाम योजनाएं चल रही है। आज जो बच्चे बेरोजगार हैं वो रोजगार पा रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन बहुत जगह 17 महीने में यूपी गवर्नमेंट में कहाँ मैं बता रहा हूँ, भाई साहब बोले हैं क्या कर राहुल गांधी 30 लाख नहीं, कहाँ आ रहे हैं रोजगार? 30 लाख नहीं भाई सुनिए ठीक बिल्कुल भैया, ये बोले हैं कि 30 लाख का कल राहुल गांधी रोजगार नहीं देगी, ये जुमला है। सुनिए पहले भी सुनो, जुमला है। मैं बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर आरजेडी बिहार में जो कि 17 महीने में 4 लाख वैकेंसी 5 लाख वैकेंसी का आंकड़ा देकर इतिहास रच दिया है। तो मैं ये बात विश्वास कर सकता हूं सर कि राहुल गांधी के कि आएगी वैकेंसी, आगे सरकार बनेगी तो उनको वैकेंसी देंगे 30 लाख, मुझे विश्वास है। एक मिनट देखो यार, चढ़ो ना यार, अकेला सुनो। जो अभी ये बता सुन लीजिए। अरे तुम बोलो भैया। जो अभी ये कह रहे थे कि इंडी गठबंधन का आरजेडी थे, उसके पहले जब रोजगार आया था तो उसमें नीतीश कुमार का साथ उसमें आरजेडी का था। इसका मतलब बीजेपी वालों ने ही रोजगार दिया था। मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? जी मेरा ये मानना है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी की बातों पे कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उसने रोजगार नहीं दिया। मेरा ये मानना है मोदी जी इससे पहले जस्ट 10 साल सरकार में रहे हैं, उनका कोई रोजगार आया क्या? उनका तो सारा जुमला साबित हुआ। अभी हाल ही में जो गठबंधन सरकार इंडिया अलायंस के पार्टनर आरजेडी रही है, वहाँ के तेजस्वी यादव जी ने इतिहास रच दिया रोजगार के मामले में, और वो चीजें हम भरोसे के साथ कह सकते हैं राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र में शामिल किया है उसको पूरा करेंगे। चूंकि हम लोगों के जो इंडिया अलायंस का मुद्दा है वो सिर्फ रोजगार है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इसलिए हम भरोसे से कह सकते हैं। और एक तरफ जहां मोदी जी महंगाई के लिए कुछ नहीं कर पाए, मोदी जी के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर पे वोट कर रहे हैं, वहीं इंडिया अलायंस सिर्फ रोजगार मुद्दों पे, महिलाओं के लिए उन्होंने बात करी, गरीबी भी बात करी, इसलिए हम भरोसे से कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार आई, राहुल गांधी की सरकार आई, निश्चित तौर पे रोजगार मिलेगा और सबको रोजगार मिलेगा। ये भाई साहब, जहां तक आपने अभी बोला कि मंदिर की बात है, 500 साल वर्षों के इंतजार के बाद ये राम मंदिर बना है। ये हम सुनिए ये सारे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है और इस पे गर्व करना ही चाहिए। गर्व कर रहे हैं और मंदिर का मुद्दा आप हटाइए, हम रोजगार पे आइए, हम लोग गर्व कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए प्लीज रुक जाओ। और ये सुन तो लो भैया, अरे सुनने बोलने और सुनिए पहले एक मिनट। राम मंदिर बनने के बाद आज यूपी का पर्यटन आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो है इतना पर्यटन बढ़ गया है पर डे। मैं बता रहा हूँ ना, रोजगार नहीं मिल रहा है। सुनिए
अगर सुनिए आप एक बार बोलने को दीजिए, आपने बोलने दिया करिए कृपया। मेरी बात खत्म हो जाए, आप लोग बोलते रहिए। रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? 1 लाख पब्लिक अगर किसी मंदिर क्षेत्र में जा रही है तो वहाँ के दुकानदारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ के रिक्शा वालों को रोजगार नहीं मिल रहा है कि सुनिए नहीं सर, हम एक बात कहना चाहेंगे। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, जब हम लोग शुरू से आंदोलन, क्योंकि सर एक रुक जाओ यार, रुक जाओ। आंदोलन को लेकर हम शुरू से चला रहे हैं, आंदोलन कई सारे मामलों में रहे हैं। अरे यार एक मिनट रुक जाओ यार, ओ भैया रुक जाओ। जब पिछले कई सारे आंदोलनों के बाद मेरे पास आखिरी 4-5 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से खत्म करना है। तो जब शुरू से हम कई आंदोलन में रहा हूँ, एसएससी आंदोलन 2017 में रहा हूँ, उसके पहले मैंने पीसीएस के जब ये एज बढ़ाने आंदोलन पढ़ाई दोनों मैं छात्र के तौर पे जुड़ा हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है इसमें कि जब हम लोगों ने ये मांग किया कि जो रोड मैप के साथ आएगा, रोजगार के रोड मैप के साथ जो भी आएगी, जो भी पार्टी आएगी, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव दौरान राहुल गांधी के टीम ने सबसे पहले रोजगार के रोड मैप के साथ आए, लेकिन वो हारे पूरी तरह मैनिफेस्टो में। उसके बावजूद आज की स्थिति में जब लोकसभा चुनाव में जब सारे लोग एक तरफा मुस्लिम हिंदू और उसमें व्यस्त थे, तो राहुल गांधी ने फिर से युवा न्याय के मुद्दे पे आया, 30 लाख रोजगार की बात कर रहा है, सारी रोजगार गारंटी की बात कर रहा है। मैं आज भी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन इस बात स्पष्ट कर रहा हूं, 6 महीने में अगर इन्होंने काम नहीं किया तो जितना विरोध मैं मोदी जी का करता हूं रोजगार के मुद्दे पर, उतना ही विरोध राहुल गांधी करूंगा, उतना ही विरोध करूंगा। लेकिन इस बात को स्पष्ट रखता हूं। और मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर को कभी चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। मंदिर में हम सब पूछते हैं, मंदिर को लेकर कभी नहीं बोलना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद के लोग वही बोलते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है। सुनिए, आपकी आवाज नहीं आएगी ऐसे। मेरी बात, छोटी सी बात सुनिए। देखिए, ऐसी एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ एक लोग काम धाम करने वाले होंगे यहाँ पे लोग, सब लोग ठीक है, सब लोग स्टूडेंट हैं। आप लोगों के बीच में बहुत सारी डिफरेंट वॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को इस बात का सम्मान करना पड़ेगा, इस बात का, लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी विचारधारा आप लोगों से मेल नहीं खाती है, लेकिन उसको सुनिए, ठीक है, और वो भी आपको सुन रहे हैं ना। आप, मैंने एक ही व्यक्ति आपके बीच में, ठीक है सर। नहीं हंसने की बात नहीं है, इनका ये कहना है सारे हिंदुओं को भाई नहीं, बहुत पद खाली है पूरे भारत। सुन तो लीजिए मेरी बात, भाई साहब सुन लीजिए। मैं एलएलबी का छात्र रह चुका हूँ, एडवोकेट भी हूँ, दुकान है मेरी बगल में है। बात को सुनिए और सुनिए, और जहाँ तक ये लोग रोजगार की बात है, मैं इन लोगों से सहमत हूँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखेंगे तो जो हाईवे बन रही है, जितनी सड़क बन रही है, क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है? उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है। सुनिए पढ़े लिखे, अरे रुक जाओ, आप लेबर का काम करेंगे, मैं हाईवे का काम आपको दूंगा। रिक्शा चलाएंगे आप, अगर दम है तो आप आज दुकान बंद कर रिक्शा चलाइए। दुकान है तो क्या बंद करवा रहे हो? दुकान तो चल रही है। लोग हैं, क्या डिग्री क्यों बांट रहे हैं? नहीं, ये गलत बात रही है, ये गलत बात है। हमारे ऊपर न लड़ो ना यार। सर रोजगार, किराया बहुत महंगा है। सर रोजगार और जीविका में फर्क होता है। रोजगार पढ़े लिखे लोगों का होता है, जीविका जिनके पास स्किल नहीं होती। मंदिर मस्जिद या कोई इस तरीके के स्थल सिर्फ जीविका पैदा कर सकते हैं, रोजगार पैदा नहीं कर सकते। पूरा जम्मू कश्मीर जो है आज पर्यटन के कारण ही टिका हुआ है। वहाँ कुछ नहीं है। आज पूरा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था उसी पे, पर्यटन पे टिकी हुई है। हम कह रहे 10-20 रजिस्ट्री कराए ना भैया। जो मोदी जी ने कर दिया है, सुनिए रोजगार के बारे में एक काम सुनिए, पहले मेरी बात और सुनिएंगे। लोगों का जिनका एक बार और लोगों को कवर कीजिए जो पीछे खड़े हुए हैं। सर जैसे एक मिनट रुकिए आप। जैसे हम लोगों का काम है सरकार बनाना, अगर सरकार चलाना है, मतलब एक लाइन कही गई है, भय के बिना प्रीत नहीं होती है, इसलिए विपक्ष बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। मुद्दा है सर मैं ये कहूँगा हाँ सुनिए, मैं ये कहूँगा, ये सरकार बनाने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष को भी बचाना।
इस वजह से जो है अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ही सरकार को डर लगेगा, वो कार्य करेगी। इसलिए जो है सबसे मैं अपील करता हूँ कि विपक्ष को भी बनाया जाए। ये मुद्दा नहीं है कि सरकार ही बनाई जाए, हमको जो है विपक्ष को भी बनाना है। इस वजह से जो है हम इस तरीके से अरे गाड़ी और आ रही है पीछे से, इधर ही आ जाओ। हाँ, क्या बोले जल्दी बताओ। हम ये कह रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल जो है ये रामलीला मैदान पे खड़े होकर कांग्रेस को चोर बोल रहे थे, ममता बनर्जी को चोर बोल रहे थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके उन्हीं का साथ दे रहे हैं। जो सुनिए संविधान का भी सुनिए मेरी बात, संविधान बचाने की बात हो रही है। संविधान को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता, कोई पैदा नहीं हुआ है संविधान को खत्म करने वाला। बाबा साहब राव बचाने की बात होती है, आज संविधान बचाने की बात की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। बातचीत को बंद करते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।